फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो हमने आपको बताया था, हाँ, जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करता है और जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर करते हैं, वही आपका क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं आपके? दो होते हैं, एक को स्केलर बोलते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। स्केलर में आप क्या बताएंगे कि स्केलर में जो होता है मैग्नीट्यूड होता है, प्लस इसको सिंपल अलजेब्रिक मेथड से क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर जैसे है, इन सबको ऐड करोगे तो क्या होगा, 9 मीटर आपको शो करेगा। वेक्टर क्वांटिटी में जबकि ऐसा नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या बताओगे सर, मैग्नीट्यूड रहेगा प्लस डायरेक्शन। लेकिन आपको ये भी बताना होगा कि केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ही आप वेक्टर क्वांटिटी नहीं बता सकते किसी भी क्वांटिटी को। बट हाँ, ये है कि अगर वो वेक्टर एडिशन लॉ जो है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अगर फॉलो कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस क्वांटिटी को बोलेंगे क्या, कि वो क्वांटिटी कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद हमने आपसे बात किया था कि हम इसको नोटेशन कैसे करेंगे। तो सपोज करो हमने फोर्स को लिया, फोर्स को, तो इसको हम कैसे बताएंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर क्या कर दोगे, एरो हेडेड कर दोगे। अब इस एरो हेडेड के क्या होता है, कुछ मीनिंग होता है। जैसे इसका जो लेंथ होगा, क्या इसका जो लेंथ होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड, और जो इसका एरो हेडेड है वो क्या बताएगा, इसका डायरेक्शन। यानी मैंने क्या बताया था कि दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दिस क्वांटिटी इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम क्या बताएंगे, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें एक चीज और जान जाओ, क्या, तो सर ये जो है ना, ये इसका पॉइंट क्या कहलाता है, टेल पॉइंट कहता था। क्या होता है, ये टेल होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टार्टिंग पॉइंट। ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। ठीक। एक चीज और हमने आपसे बात किया कि अगर हमने क्या किया, इस वेक्टर क्वांटिटी को मॉड के अंदर रख दिया, क्या, ये जो दो बॉक्स बना इसको बोलते हैं मॉड। मॉड के अंदर क्या कर दिया, मॉड के अंदर अगर हम रख दिए इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल हमने क्या लिया, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, इसके डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। और फिर हमने क्या बात किया कि हम लोग वेक्टर को फर्दर दो पार्ट में इसको क्या करते हैं, क्लास दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं पोलर, और दूसरे को क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। क्या बोलेंगे जी, एक्सियल वेक्टर। अब देखो पोलर वेक्टर किसको बोलेंगे, तो पोलर वेक्टर के लिए आप क्या बताएंगे कि सर पोलर वेक्टर जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा, दीज आर दोज वेक्टर विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, क्या हो, पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट हो और पॉइंट ऑफ क्या हो, इसका एप्लीकेशन हो। मींस क्या कह सकते हो कि जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये किसी पर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ बता देते हैं, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने क्या किया, इसका क्या कर दिया, इसको इधर पुश कर दिया। इसको हमने क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं। ये इसका क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट। क्या होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। या ये कह सकते हो कि जो क्या करे, स्ट्रेट लाइन में या एक डायरेक्शन में करता है, फ्लो डायरेक्शन में ही इसका क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, उसको क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर। बट एक्सियल वेक्टर के साथ क्या होता है, तो ये एक्सियल वेक्टर क्या करता है, एक्सिस के अराउंड क्या करता है, एक्सिस के अराउंड ये अपना क्या देगा, डायरेक्शन देगा। जैसे दीज आर दोज रिप्रेजेंटेड रोटेशनल इफेक्ट देगा। ठीक है, क्या देगा, रोटेशनल इफेक्ट अलोंग टू इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब आपने जैसे क्लास 10th में आपने पढ़ा था मैग्नेट के बारे में पढ़ा था ना, उसमें हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल भी आपको बताए थे कि राइट हैंड थंब रूल कैसे क्यों यूज करते हैं। तो हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कि किधर उसका डायरेक्शन होता है, तो हमने क्या किया था कि मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ये अपने थंब को रखा था इस तरह से, सॉरी पाम को रखा था इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। और जिधर ये आपका थंब है, जिधर आपका आता था वही उसका क्या होता था, डायरेक्शन होता है। तो हमने क्या किया, क्लॉकवाइज मूवमेंट किया, तो ये उसका कौन सा डायरेक्शन, अपवर्ड आ जाता था। फिर अगर ऐसे हम रखा तो इसका डायरेक्शन कहाँ जाता था, इनवर्ड डायरेक्शन जाता था। तो वैसे जो क्वांटिटी को वैसे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, वर्ड कौन सा यूज करेंगे, एक्सियल वेक्टर। जबकि पोलर में हम क्या देखेंगे, स्ट्रेट लाइन, या कह सकते हो कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो होता है स्टार्टिंग से, और ये इंड यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर। ये बातें आपको समझ में नहीं, दो पोलर और एक्सियल में कंफ्यूजन है,
एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर में है कोई कंफ्यूजन? पोलर वेक्टर क्या होता है? तो पोलर वेक्टर जो है आपको स्ट्रेट लाइन में जो आपको क्या दे, स्ट्रेट लाइन में आपको ये इसका ओरिएंटेशन होता है। दूसरी बात, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन में होता है। इतना सिंपल लॉजिक समझो, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, एक्सियल का मतलब क्या होता है? एक्सियल ऐसे ही पता चलता है एक्सिस के अराउंड होगा, ठीक है। तो एक्सिस के अराउंड जो हमको क्या करता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सियल वेक्टर करेंगे। अब इसका एग्जाम जैसे टॉर्क है, टॉर्क होता है, या फिर आप क्या कह सकते हो, रोटेशनल हुआ, या फिर एंगुलर वेलोसिटी हुआ, या एंगुलर मोमेंटम हुआ। तो वहां जो वो जो वेक्टर को हमको रिप्रेजेंट करना होता है, उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। अब आते हैं हम लोग, इसके बाद हमने कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या बताया था कि ये जो है, वैसे आप बता भी सकते हैं, कुछ पॉइंट तो इस पर ऑलरेडी मेंशन है। क्या बताए थे कि ये इसके पास मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। ये पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। वेक्टर का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताएंगे कि सर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। दूसरा आप क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे? हाँ, दूसरा आप बताएंगे कि सर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ये सिंपल अलजेब्रिक मेथड से आप इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इसको सिंपल अलजेब्रिक मेथड से आप ऐड नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो कैसे हुआ, जैसे आप देखो, कहोगे कि सर ये अलजेब्रिक मेथड क्या होता है, एक थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लो ये एक वेक्टर ये है 4 वेक्टर, और कोई एक वेक्टर क्या है, ये इधर है 5 वेक्टर, 5 मीटर कोई है। अब इसको हमको ऐड करना है, कैसे ऐड होगा? ठीक है, तो आपको ये क्या करना होगा कि इसका इस डायरेक्शन में होगा, कितना है, मान लो 4 मीटर है। ये क्या हुआ, देखो, या तो हेड से हेड ऐड करना होता है, नहीं तो टेल से टेल इसका एडिशन करते हैं, ठीक है। हेड से हेड या टेल से टेल इसका एडिशन करो। तो देखो ये टेल हुआ, इसको ऐड कर दो इधर साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां पर रोटेशनल कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। और इस 180 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा मैग्नीट्यूड, सॉरी इसका डायरेक्शन किधर है, अपोजिट में ना, तो इधर कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर हो जाएगा। अब इसको ऐड करोगे, सॉरी इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, इसका नेगेटिव आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर और माइनस 4 मीटर, तब जाके क्या होगा 1 मीटर। बट अगर आप सिंपल जोड़ेंगे, ये वेक्टर वगैरह नोटेशन नहीं रहता, सपोज करो ये वेक्टर का नोटेशन नहीं रहता, तो सिंपल कहा जाता जोड़ने के लिए, तो क्या होगा 5 + 4 कितना हो गया 9। जबकि वेक्टर एडिशन करिएगा तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक मेथड से, उससे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग देखेंगे कैसे उसको ऐड करते हैं, उस पर कुछ एंगल वगैरह निकाल के हम लोग निकालते हैं, तो उसको हम बताएंगे। अभी टेंशन आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये आपको पता चलना चाहिए कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का मीनिंग क्या हुआ। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह से फोर्थ क्या बताओगे कि दी चेंजेस इज आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। ये हो सकता है मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए, डायरेक्शन चेंज कर जाए, या दोनों में से कोई और चेंज कर जाएगा। तो मैं पिछला दिन इतना आप लोगों को क्या किया था, बता दिया था। आज हम लोग क्या देखेंगे, इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे कि वेक्टर को हम पढ़ते क्यों। ठीक है, कोई बताएगा कि वेक्टर हम पढ़ते क्यों, क्या कारण है कि हमको वेक्टर पढ़ना है? कोई बताओ। इतना पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा दिमाग आना चाहिए कि क्या कारण है कि हमको वेक्टर पढ़ना चाहिए। टेंशन मत लो, ये काट कूट के बाहर चला जाएगा, इसमें रिकॉर्ड नहीं आएगा। और वैसे भी नॉइज कैंसिलेशन है, आपका आवाज इसमें नहीं जाता है। बोलो, सिंपल बोलो, बोलो। पॉइंट वही हो जाएगा ना? नहीं, वो हमको पॉइंट नहीं बताना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूँ कि हम वेक्टर पढ़ते क्यों, क्या कारण है कि हमको वेक्टर पढ़ना होता है। ऐसे कोई कुछ तो लॉजिक होगा ना, बोलो। थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग चलाओगे ना, तो इसमें सब बातें लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको चलाना पड़ेगा यहाँ से। बोलो।
नहीं समझ में आ रहा? चलो इसका इंपॉर्टेंस बताते हैं। मान लो कि इसी दोनों में से चाहे तुम्ही को यहां आना होगा ना पढ़ने के लिए, तो क्या बताओगे? कैसे बताया होगा तुमको एड्रेस? कुछ ना कुछ बताई होगी। चाहे मैं फोन पर कैसे गाइड कर रहा था कि आप आइएगा कहाँ पर, चांदनी मेगा मार्ट, उसके आगे के बाद एक गली आएगी, उस गली के किधर आ जाइएगा आप, साउथ के तरफ चलिएगा। साउथ के बाद फिर कैसे चलेगा, फिर आप वेस्ट के तरफ चलिएगा, फिर आप साउथ के तरफ चलिएगा, फिर वेस्ट के तरफ चलिएगा, फिर नॉर्थ के तरफ चलिएगा, और फिर आप यहाँ पहुंच जाएगा। क्या बात है? आए सीख लो। ये क्या है? इसमें आपको दो चीज पता चल रहा होगा। एक, मान लो कि हम बोले कि वहां से चलिएगा 1 मीटर आगे, 1 मीटर आगे, बस इतना मैं बोल रहा हूं। अब क्या इस पर आ जाओगी मेरे यहां एड्रेस पर? 1 मीटर आगे आइएगा, फिर 2 मीटर आइएगा, फिर 3 मीटर आइएगा, फिर 4 मीटर आइएगा, फिर 5 मीटर आइएगा, फिर 6 मीटर आ जाइएगा। बोलो, क्या केवल मैग्नीट्यूड बता दें और कह दे तो आप पहुंच जाइएगा? मैं क्या बता रहा हूं, कुछ पता चल रहा है? अभी केवल मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। 1 मीटर आइएगा, 2 मीटर आइएगा, फिर 10 मीटर आइएगा, फिर 20 मीटर आइएगा, फिर आ जाइएगा। यस सर, एड्रेस पर पहुंच जाएंगे? कतई नहीं पहुंचेंगे। 1 मीटर किधर पता नहीं है। हो सकता है कि इधर भी 1 मीटर आ जाओगी, हो सकता है कि अपने पीछे भी 1 मीटर चल जाओगी, चाहे किसी के घर में घुस जाओगी। यही ना हो सकता है। हमने तो आपको कहा नहीं कि 1 मीटर किधर। तो आप कौन सा फॉलो करते हुए पहुंच रही थी? आप इसको फॉलो करते हुए पहुंचे सर। 10 मीटर आगे, फिर 20 मीटर, फिर 30 मीटर, फिर 40 मीटर, फिर 50 मीटर, और ये मीटर 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 हो जाएगा, कहीं घूम नहीं पाइएगा। फिर अब सुनो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसमें दोनों वर्ड यूज आ रहा है। इस बार मैं ये और ये दोनों यूज कर रहा हूं। कैसे? मैं कहूंगा कि 10 मीटर आप साउथ में आइएगा, हो गया 10 मीटर आपका मैग्नीट्यूड, और साउथ आपका क्या हो गया, डायरेक्शन। बोलो कोई दिक्कत? फिर मैंने कहा आपसे कि 10 मीटर फिर कहां पर चले जाइएगा, इस बार आप वेस्ट की तरफ चले जाइए। फिर मैंने कहा कि 10 मीटर फिर आप किधर आइए, फिर आप नॉर्थ की तरफ आइए। मतलब फिर आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बता रहा हूं, और फिर वहीं पर आपका क्या मिल जाएगा, आपका ये कोचिंग सेंटर मिल जाएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली में आपको क्या बता रही है, आपको अगर ये डायरेक्शन नहीं रहता तो आप उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये क्या है, आपका इंपॉर्टेंस इसका है, ठीक ना। जैसे मान लो आप सिंपल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन को अगर सिंपल रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, हाँ, बोर्ड पर कुछ इस तरह से। जो अप वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं आप, नॉर्थ बोलते हैं। जो डाउन में रहता है उसको क्या बोलते हैं आप, साउथ बोलते हैं। जो इधर राइट हैंड साइड में रहता है उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। और लेफ्ट हैंड साउथ को क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं, सॉरी वेस्ट बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, कि सर इसके बीच वाला भी होता है, एकदम होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किधर से किधर देख रहे हैं, इधर से इधर देख रहे हैं कि इधर से इधर देख रहे हैं। आप इधर से देखना चालू किए हैं कि इधर से चलना चाहो, उस पर डिपेंड करेगा। तो वो हो सकता है कि आप एनी लिख लें या EL लिख लें, दोनों भी हो सकता है। ईस्ट नॉर्थ भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। या फिर आप इधर भी कर सकते हैं, इधर से इधर। तो आप एक और देख सकते हैं क्या, तो आप ये देख सकते हैं ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट। फिर इधर भी आप कर सकते हैं साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। इधर से भी चल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ। ये तो डिपेंड करता है, और इस पर क्वेश्चन आते हैं कि मान लो ये एंगल इधर से चले 30 डिग्री, तो 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री
नॉर्थ फ्रॉम वेयर, ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ, कहां से? ईस्ट से। अब क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको बताना पड़ेगा। और ये सब टर्मिनोलॉजी जिसको क्लियर नहीं है, बाबू न्यूमेरिकल बनाना तो छोड़ ही देना, कि हाँ वो लगने वाला है। इसलिए हंसने के बजाय इसको बढ़िया से समझ लेगा, सब तो बड़ा बढ़िया आएगा कि क्या कह रहा है, किधर से किधर कह रहा है, ईस्ट से नॉर्थ कह रहा है कि नॉर्थ से ईस्ट कह रहा है कि किधर कह रहा है, वो कितना डिग्री पर कह रहा है, कितना डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो आपको ये डिपेंड करता है कि किधर से किधर, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे उसने कहा होगा, मान लो कह रहा है कि आप जो है 2 मीटर आप चल रहे कि 2 मीटर आप चल रहे किधर, ईस्ट में। ठीक है, 2 मीटर ईस्ट में चल रहे हैं। फिर कह रहा है कि 4 मीटर आप कहां पर चल दिए, 4 मीटर आप कहां चल दिए, नॉर्थ में। तो उसका लोकेशन बताओ, कैसे पता चलेगा? तो आपको यहां से चलना पड़ेगा। एंगल कितना बना लिया, थीटा। अगर एंगल दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, इसको वेक्टर एडिशन लॉ से हम लोग क्या कर देंगे, इसको निकाल लेंगे। क्या हो जी, समझ में आ रहा है? थोड़ा अभी 1-2 क्लास और मेच्योर हो जाने दो, 1-2 क्लास और मेच्योर हो जाएगा ना, तो ये चीजें आपको क्लियर कट समझ में आएगी। बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है। या फिर एक चीज और जानो, जैसे कभी, अच्छा इसके बीच एक चीज और थोड़ा सा आप जान जाओ कि एंगल जो होता है, लिखो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर। पहले इसको लिखो, इसके बाद बताते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स। हाँ, स्केलर क्यों पड़ेगा? इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर लिखो। Many law of physics can be expressed. Many laws of physics can be expressed in compact form. Many laws of physics can be expressed. Many law of physics can be expressed in compact form by the use of vectors. By the use of vectors. सेकेंड आप लिखेंगे, द डेरिवेशन इन्वॉल्विंग मेनी लॉ ऑफ फिजिक्स, द derivation involving many law of physics, many law of physics can be greatly simplified by the use of vector. Simplified by the use of vectors. Use of vector. थर्ड लिखो, the law of physics, the law of physics when expressed in vector, the laws of physics when expressed in vector, when expressed in a vector from remain invariant for translation
ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है। देखो ये 3 पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। फर्स्ट क्या कहा है, फर्स्ट मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंस में कि मेनी लॉ ऑफ द फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म बाय द यूज ऑफ फैक्टर। यानी फैक्टर एडिशन से चीजों क्या बता सकते हैं, ये कॉम्पैक्टनेस बता सकते हैं ना। कॉम्पैक्टनेस या कैसे बताएंगे, तो ये तीनों चीजों हम करके बता सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, उसका लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, पहली पॉइंट। दूसरा उसने क्या किया कि द डेरिवेशन इन्वॉल्विंग मेनी लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी ग्रेटली सिंप्लीफाइड बाय द यूज ऑफ द फैक्टर्स, हम क्या कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाइड करते हैं। थर्ड इसमें हमने क्या बताया था, यहाँ पर ए देखो ना, ठीक तो है, इतने चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो ये बात समझ आएंगे नहीं तीनों। चौथा पॉइंट लिखो, ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर, rotating 2 pi vector on rotating 2 pi vector does not change मतलब देखो यहां देखो ध्यान से, does not change। यहां देखो, जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर जो है क्या कर रहा है, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन ले रहा है। क्या कंप्लीट रोटेशन, 2 पाई का मतलब क्या हुआ, 360। तो ये क्या करेगा, इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिमेंस क्या रहेगा, आपको कांस्टेंट ही रहेगा। फिफ्थ लिखो, अ वेक्टर कैन शिफ्ट, a vector can shift parallel to itself। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं कहीं भी। जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है 45 डिग्री पर, मान लो ये ए वेक्टर है, और यहां भी कोई वेक्टर बी है, ये भी कितना है 45 डिग्री पर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पैरेलली ले जाकर यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। ये बात समझ में आएगी? ये क्या कहना चाह रहा है कि ये वेक्टर, जैसे मान लो, तो ये कैसे होगा, मान लो ये 45 पर कौन वेक्टर है जी, ए वेक्टर। तो इसको पैरेलली हम क्या कर सकते हैं, याद रखना हेड टू टेल मीट करेगा, तो आप कहां पर ले जाएंगे, ये आपका कौन सा वेक्टर हो जाएगा, बी वेक्टर। तो पैरेलली इसको शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई कंफ्यूजन? क्या बता रहा है कि हम वेक्टर को जितना एंगल पर यहाँ भी है उतना ही एंगल पर यहाँ भी है, तो हम पैरेलली क्या कर सकते हैं, इसको शिफ्ट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेक्टर एडिशन में हम पैरेलली ही ले जाकर वेक्टर को कहीं ना कहीं ले जाकर शिफ्ट कर देंगे, और उसका हेड और टेल को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलो सिक्स्थ लिखो, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर the angle between two vectors is the smaller of the two angle between the vectors when they are joined tail to tail। देखो ये क्या बताना चाह रहा है, ये आपसे क्या बताना चाह रहा है, ये कह रहा है कि यहां पर देख लो, ये आपसे क्या कर रहा है कि मान लो कि दो वेक्टर है, कोई एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, एंगल की बात कर, एकदम ध्यान से देखना। एंगल का मतलब क्या हुआ, और एंगल में भी वो क्या कह रहा है, अगर आप क्लियर पढ़ोगे तो कह रहा होगा टेल टू टेल। क्या लिखा है, टेल टू टेल। दो वेक्टर के टेल टू टेल के बीच वाला एंगल की बात कर रहा है, और उसमें भी हम कौन सा एंगल लेंगे, जो स्मॉलर बनेगा। मान लो ये कोई वेक्टर है,
ए वेक्टर है, कौन सा ए वेक्टर है, और ये कौन सा है आपका बी वेक्टर है, क्या है बी वेक्टर है। इनके बीच में यहाँ पर मान लो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, कितना 60 डिग्री। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा ना, और एक एंगल ये भी बनेगा, यस या नो बोलो, ये भी बनेगा ना एक एंगल, और ये कितना होगा 300। तो हम दोनों ले सकते हैं, यहाँ भी टेल टू टेल फॉलो हो रहा है, यहाँ भी टेल टू टेल फॉलो हो रहा है, ये भी इसके बीच में भी टेल टू टेल ही है, यहाँ पर है ना, देखो ये पूछ, ये दोनों का पूछ एक साथ आके मिला हुआ, तो टेल टू टेल है, इधर भी आपका एंगल बन रहा है, इधर भी, दोनों वैलिड है। बट हम लेंगे किसको, यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, बट हम लेंगे किसको, तो याद रखना हमेशा आपको स्मॉलर वाला वैल्यू चूज करना है, ठीक है, स्मॉलर वाला लेना है, क्या बड़ा वाला एकदम नहीं लेना है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आपके कौन सा पॉइंट हुआ, 6 पॉइंट। तो ये आपके 6 पॉइंट जो थे, जो क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके वेक्टर के सेंस में रखते हुए। एक क्वेश्चन थोड़ा देते हैं, आप थोड़ा यहाँ पर बनाओ तो देखते हैं कितने लोग इसको टैकल कर पाया है कॉन्सेप्ट की नहीं। हाँ बोलो कौन सा वैल्यू लेंगे, बोलो जी, कौन सा वैल्यू लेंगे, छोटा वाला वैल्यू लेंगे, अच्छा ये वाला वैल्यू लेंगे, स्मॉलर, अच्छा और कोई दिक्कत, महा बड़का गलती, टेल टू टेल नहीं, वेरी गुड, बहुत सुंदर, यहाँ टेल टू टेल ना बोले हैं जी, देखो यहाँ पर टेल टू टेल होना चाहिए, यहाँ तो हेड और टेल आके मिलेगा, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं लेंगे, गलत है, इसलिए तो काट दिए, ये गलत है, नहीं लेंगे। हाँ सर, यहां से जब ला देंगे ना इधर, यही वाला वेक्टर को शिफ्ट कर देंगे, बोले नहीं थे पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं, अगर हम शिफ्ट कर दिए और यहाँ पर ये क्या कर दिए 30 कर दिए ना, तब जाके इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल में हम 30 को क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसा समझ में, आपको कंडीशन इसी तो लिखवाए हैं कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल बिटवीन द वेक्टर व्हेन दे आर ज्वाइंट टेल टू टेल, और यहाँ क्या ज्वाइंट था, हेड टू टेल, जो कि होता ही नहीं है। ऐसा में चलो एक और क्वेश्चन दें, एक और क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान। हाँ इसको पहले उतारो, तो इसको उतारा सब नहीं। मान लो ये कोई वेक्टर है, एक कार्टेशियन है, इसमें हमने 30 डिग्री लिखा, और इसमें मान लो यहाँ पर 45 डिग्री लिया। हाँ जी बोलो। और एक और वेक्टर मान लो ये 70 डिग्री हो गया, 70 डिग्री ये हो गया। अब बताओ 45 वाला, क्योंकि सर इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं गया है कि ये हेड है कि टेल है कि किधर, कुछ नहीं है इसमें, आपको पता चल रहा है इधर भी है इधर भी है, ये दोनों का टेल इधर जुड़ा है, यहाँ पर देखोगे तो हेड है इधर टेल है, ठीक है। तो ये वाला गलत था, ये वाला आपका क्या था, सही था, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा इसमें, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है। बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अगर मान लो आपसे, क्योंकि बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये +2 11th वाला में आपके एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो हमको लगता है कि सारे लोग लिख लेगा, नहीं हो जाएगा। वो दोनों हम ये बताए थे, स्केलर इधर वेक्टर, तो आप दोनों बता सकते हैं कि स्केलर के पास क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, ये सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल में आप बता देना, डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, टाइम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है,
ठीक है। अब प्रेशर को लेकर कंफ्यूजन में डाल सकता है, क्योंकि प्रेशर में डायरेक्शन होता है, बट आप बता देना है क्या वो सिंपल अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो करता है, ना कि वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। और उसमें क्या बता दोगे सर, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और तीसरा आप क्या बताओगे कि वो सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो नहीं करता है, बल्कि वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता है। तो ये आप दोनों में क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप उसको एग्जाम्पल में भी बता सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, और एक्सेलरेशन हो सकता है। तो ये कुछ आप बताकर 4-4 पॉइंट लिख दोगे, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। एक और बड़ा इंटरेस्टेड ये पूछता स्टेटमेंट हमको बड़ा शानदार लगा, ये बोला कि आपको जितने भी है ये, जैसे इसमें कह रहा है कि नोट में लिखो तो पहले इसको, all vector quantity have direction, all vector quantity have direction, all vector quantity have direction, but all quantity that have direction, but all quantities that have direction are not vector, are not vector। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहना क्या चाह रहा है, ये आपसे यही कह रहा है कि जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उसमें डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ये तो कंपलसरी होता ही होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में हो वो वेक्टर ही। अभी बताया, मैं प्रेशर को बताया, आपको इलेक्ट्रिसिटी करंट के बारे में बताया कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें डायरेक्शन तो है, बट वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए वो इसके अंडर नहीं कंसिडर किया जाता। ये बात आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट ध्यान देंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। कुछ और आपके डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन को हम लिखवा देते हैं। जैसे आपका क्या होगा, जैसे इक्वल वेक्टर है, डालो हेडिंग, अभी इसमें ज़्यादा समझने वाली नहीं है, अब आपका स्लोली स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा। लिखो तो स्केलर इक्वल वेक्टर, हाँ लिखो, टू वेक्टर्स आर इक्वल, two vectors are equal, if they have equal magnitude, and same direction, equal magnitude and they have same direction, हाँ जी ध्यान दो। जैसे मान लो कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है और दूसरा क्या, एक बी वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कब कहेंगे, हम दोनों को इक्वल वेक्टर कब कहेंगे, जब दोनों का ये जो लेंथ होगा क्या हो, सेम हो, डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड यानी ये जो साइज है, लेंथ है यहाँ इस वेक्टर का वो, और उसका डायरेक्शन सेम हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो ए वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो, बी वेक्टर, ठीक है। तभी हम बोलेंगे कि क्या है, ये इक्वल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। अगर मान लो कि सर लिख दिया एक वेक्टर इधर, मान लो ये ए वेक्टर है
और कोई दूसरा इधर लिख दिया, तब और दोनों ए वेक्टर बराबर 5 मीटर और बी वेक्टर बराबर आपका 5 मीटर, तब इसको कैसे बताएंगे? ये ए वेक्टर बराबर भी 5 मीटर दे रखा है, बी वेक्टर भी बराबर 5 मीटर दे रखा है, तब क्या हम इसको इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं? बोलो, क्या हम इसको इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं? हाँ सर, कह सकते हैं। डायरेक्शन इसका क्या है? अपोजिट है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप बताना सर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, माइनस बी वेक्टर, दोनों वेक्टर के क्या है? मैग्नीट्यूड बराबर है, बट डायरेक्शन क्या हो गया है इसका? अपोजिट डायरेक्शन हो गया। चलो लिखो इसको। सेकंड लिखो, निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर, a negative vector of a negative vector of a negative vector of a given vector is a negative vector is a given vector, a negative vector of a given vector is a vector of same magnitude but acting in direction opposite to that of a given vector, opposite to that of a given vector। ये वाला एग्जांपल आप लिख सकते हो। ये वाला जो एग्जांपल है वो निगेटिव वेक्टर और इक्वल वेक्टर दोनों में चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर लिखो। द वेक्टर आर सेड टू बी को इनिशियल, द वेक्टर आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर if their initial point is common। इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। इधर देखो, ध्यान दो इधर। मान लो ये दो वेक्टर है, कोई वेक्टर ए है और ये क्या है? वेक्टर बी है। इन दोनों वेक्टर का टेल क्या है? एक कॉमन पॉइंट पर है कि नहीं है? तो जब दो वेक्टर का एक कॉमन पॉइंट हो, इनिशियल पॉइंट हो, कॉमन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अगला लिखो। अगला कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, these are those vector which are having equal or unequal magnitude, equals or unequal magnitudes
and are acting along and are acting along and are acting along the parallel straight line, पैरेलल स्ट्रेट लाइन क्या बोलोगे, कोलिनियर। ठीक है, जैसे ध्यान दो इधर, ये मान लो कोई ए वेक्टर है, ये अनदर दूसरा बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो ये सारे के सारे वेक्टर क्या कहेंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। एक ही डायरेक्शन में है, एक सीधी डायरेक्शन में है, तो ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। एक चीज और ध्यान दो, हो सकता है कि ये 3 मीटर हो, ये 5 मीटर हो, ये 2 मीटर भी हो सकता है, या हो सकता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में भी हो जाए। मान लो ये डी वेक्टर है और इधर से मान लो ये कोई ई वेक्टर है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कहने का मतलब एक ही रेखा में हो, एक ही लाइन में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर। हो सकता है कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट कर जाए, हो सकता है कि डायरेक्शन भी डिफरेंट कर जाए। ये एक एक पॉइंट, ये एक एक डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, जानो बता देते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं ना, आगे चलो नेक्स्ट लिखो, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर कहोगे सर 10th क्लास में तो एक ही वेक्टर मिलता था, सब खा उठा पटक दिए, अभी और बढ़ेगा। लिखो कोप्लेनर वेक्टर, these are those vectors, these are those vectors which are acting in the same plane, in the same plane, ठीक है, which are acting in the same plane। अब देखो ये बोर्ड आपका क्या है, एक प्लेन में है, नहीं है, इसके 2 ही डायरेक्शन है ना, थर्ड को तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। इसका ये आप देखोगे, ये वाला लेंथ देख रहे हैं और ये वाला लेंथ देख रहे हैं, क्या इधर भी उठा हुआ भी है क्या, नहीं, क्या है, इन दोनों लेंथ के कंपैरिजन में जो इसका थिकनेस है वो बहुत ही क्या है, स्मॉल है। तो ये क्या बताओगे कि सर ये एक प्लेन है, 2 डायमेंशन में है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं ना। तो सर ये एक प्लेन है। अब कह रहा है कि कोप्लेनर वेक्टर, कौन सा, कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर किसको बोलेंगे, जो एक ही प्लेन में हो, यानी कहने का मतलब कि XY प्लेन में हो या YZ प्लेन में हो या ZX प्लेन में हो, वो तीनों में नहीं रहेगा। आई बात समझ में, वो तीनों में कभी नहीं रहेगा, जब भी रहेगा वो किसी प्लेन में ही रहेगा, यानी X और Y के ही प्लेन में रहेगा, या YZ या ZX प्लेन में ही हो सकता है। अब जैसे मान लो ये कोई वेक्टर B वेक्टर है, इधर साइड में बी वेक्टर, ये क्या हो गया, कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और ये मान लो क्या हो सकता है, सी वेक्टर है। तो ये सारे के सारे किसमें हैं, एक ही प्लेन में है ना। कौन सा प्लेन है, तो अगर हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, वाई, और इसको कंसीडर कर रहे हैं एक्स, तो हम क्या बोलेंगे, ये तीनों के तीनों वेक्टर किसमें लाई कर रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर ही लाई कर रहे हैं। ये बातें आपको समझ में आएगी नहीं, बोलो कोई कंफ्यूजन। ये तीनों के तीनों वेक्टर एक्स और वाई प्लेन में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। कोई दिक्कत। अगला लिखो, लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, इट इज दैट वेक्टर whose initial point is fixed, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लोकलाइज वेक्टर। सपोज करो ये वेक्टर है, इस ए पॉइंट पर फिक्स है, ये मान लो पी वेक्टर है, ये पी वेक्टर है, और क्या है, इस पॉइंट पर ए पोजीशन पर क्या कर दिया गया, इसको
फिक्स्ड कर दिया गया, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, तो आप बताएंगे क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर, या इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग फिक्स्ड वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फिक्स्ड वेक्टर भी इसको बोल सकते हैं। इसको भी ये नाम लिख लो, फिक्स्ड वेक्टर।